ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, एक और रेडियो क्लासिक शो लेके हाजिर हो गया हूँ आपकी ज़िंदगी में। और आज मैं आपको एक साल की कहानी सुनाने वाला हूँ। शो में मैं अलग अलग कहानियाँ आपके लिए लेके आता हूँ। दुनिया भर में खूब सारी कहानियाँ फैली है। और दोस्तों, आज मैं आपको जिस साल की कहानी सुना रहा हूँ उस साल का नाम है 1969। मेरा अपना मानना है कि 1969 का साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा है। इंसानियत के लिए भी ये साल अपने आप में एक बड़ा हिस्टोरिक माइलस्टोन साल माना जाता है, क्योंकि इस साल पहली बार इंसान चंद्रमा पे पहुंचे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पे कदम रख के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। 1969 बहुत सारी चीज़ों के लिए याद किया जाता है दोस्तों। अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बातचीत करते हैं तो उस साल एक ऐसे सुपरस्टार ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। हालांकि कुछ इनकी फिल्में पहले भी आ गई थी, लेकिन 1969 के बाद इनका जो दौर चला, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जानकार ये मानते हैं कि ऐसा सुपरस्टार ना पहले कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने देखा। और उनका ये मानना है कि शायद कभी इतना बड़ा लंबा चौड़ा दौर किसी सुपरस्टार का ना हो, इतने ज़बरदस्त क्रेजी फैन शायद किसी सुपरस्टार के ना हो जितने दोस्तों थे राजेश खन्ना के। राजेश खन्ना ने उस साल एक नहीं दो नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पे अगर हम 10-12 टॉप की फिल्मों की बातचीत करते हैं तो 5-6 फिल्में राजेश खन्ना की थी। 1969 से पहले राजेश खन्ना को कोई नहीं जानता था, कुछ एक उनकी फिल्में थी, लेकिन एक फिल्म आराधना ने उस साल बॉक्स ऑफिस पे ऐसा धमाल मचाया। और यहाँ से शुरुआत हुई थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार की, जो कि आने वाले 15-20 साल तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे उन्होंने राज किया। वहीं पे 1969 में एक और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार ने अपने करियर की शुरुआत की थी। अगर हम स्टारडम की बातचीत करते हैं तो राजेश खन्ना का जो बैटन था वो लिया था अमिताभ बच्चन ने, सदी के महानायक जिन्हें कहा जाता है। 1969 में एक फिल्म बनी थी दोस्तों, सात हिंदुस्तानी, और उसी फिल्म से अमिताभ बच्चन ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। 1969 बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। संगीत के क्षेत्र में जनाब उस साल न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था। वुडस्टॉक म्यूजिक फेस्टिवल इसे कहा जाता है। कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में जो संगीत आज हम सुनते हैं, जो कॉन्सर्ट की बातचीत होती है, एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ जिसमें 400,000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। ये वो ज़माना था दोस्तों जब पुरुषों के बाल लंबे लंबे हो गए थे। हेडबैंड ये पुरुषों ने पहनना शुरू किया था 1969 में। और 1969 में ही 60s और 50s के दशक में जो बीटल मानिया था, बड़ी ज़बरदस्त ये म्यूज़िक बैंड, इन्होंने अपना फाइनल एल्बम अपना 1969 में रिलीज़ किया था। दोस्तों, आज मैं आपको 1969 की कहानी सुनाऊंगा। और आइए चलते हैं उस सेरा में, क्या कुछ रहा होगा उस साल में। उस साल की कुछ बढ़िया बढ़िया फिल्में और गाने तो बड़े कमाल के हैं उस साल के। और जो गाने मैं आपको सुनाऊंगा वो गाने हैं जो मेरे फेवरेट गाने हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।
प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू। किशोर कुमार की आवाज और बहुत से जानकारों का ये भी मानना है कि 1969 किशोर कुमार की जिंदगी में एक बहुत ही अहम साल माना जाता है, क्योंकि ये वो साल था जहां से किशोर कुमार की सेकंड इनिंग एक्चुअल में शुरू होती है। ये 50s में बड़े ज़बरदस्त एक्टर थे, गायक बनना चाहते थे लेकिन बन गए थे एक्टर। और जब ये काफ़ी बिजी एक्टर थे तो सिर्फ अपने लिए गाते थे या फिर देवानंद साहब के लिए गाते थे। और हुआ ये कि एक दौर ऐसा था जब इनको फिल्में मिलनी कम हो गई, बंद हो गई, और गाने भी इनको नहीं मिल रहे थे। तो 1969 में एस.डी. बर्मन साहब ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया राजेश खन्ना से कि ये एक नौजवान एक्टर है और आपको इनके लिए गाना है। ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, इनके पास गाने नहीं थे, लेकिन राजेश खन्ना के लिए इन्होंने गाना शुरू किया और यहाँ से किशोर कुमार साहब की भी सेकंड इनिंग शुरू होती है। ये जो गाना मैंने आपको सुनाया, मेरे सपनों की रानी, दार्जिलिंग में इस गाने की शूटिंग हुई थी। फिल्म आराधना का ये गाना है और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका किस्सा भी है। एस.डी. बर्मन साहब ने इस गाने का संगीत दिया था, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा। और कहते हैं कि आर.डी. बर्मन ने अपने पिताजी एस.डी. बर्मन का साथ इस एल्बम को बनाने में दिया था। तो बड़ा कुछ इसमें आर.डी. बर्मन का भी आपको संगीत सुनने को शायद मिलेगा। और इसमें जो माउथ ऑर्गन बजा है गाने के अंदर, वो आर.डी. बर्मन ने बजाया था। अब इस गाने की शूटिंग हो रही थी दार्जिलिंग में। उस जमाने में राजेश खन्ना नए नए थे तो उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन शर्मिला टैगोर वो काफ़ी बिजी एक्ट्रेस थी और उनके पास कोई कलकत्ता में उनकी शूटिंग चल रही थी, तो वो डेट कुछ बन नहीं रही थी।
और फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत ने ये डिसाइड किया, क्योंकि गाना जो था वो इस तरीके से था कि राजेश खन्ना अपने दोस्त के साथ जीप में बैठे हैं और साथ में ट्रेन जा रही है, ट्रेन में शर्मिला टैगोर बैठी हैं। तो ये पूरा का पूरा गाना शूट किया गया था बिना शर्मिला टैगोर के। और बाद में शर्मिला टैगोर के लिए मुंबई में जाके स्टूडियो में एक ट्रेन बनाई गई और वहाँ पे शर्मिला टैगोर का एक्चुअल में वो हिस्सा शूट किया गया था। और बाद में किस तरीके से एक फ्रेम के अंदर ये बना था, बड़े कम लोगों को ये पता है कि ऐसा भी कुछ हुआ था इस गीत के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ 1969 की। 1969 अगर हम दशक की बातचीत करते हैं तो 60s के दशक का ये आखिरी साल था। 3.6 बिलियन पॉपुलेशन थी दोस्तों उस साल वर्ल्ड की। और बुधवार के दिन 1 जनवरी को 1969 का बड़े शोर शराबे के साथ 3.6 बिलियन लोगों ने स्वागत किया था। कॉमन ईयर था, बुधवार के दिन इस साल की शुरुआत हुई थी और उस साल भारत की पॉपुलेशन थी 543 मिलियन और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन थी 12.26 मिलियन। भारत के प्रेसिडेंट थे उस साल 4 अलग अलग प्रेसिडेंट बने थे। जाकिर हुसैन 3 मई तक, उसके बाद वीवी गिरी बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट 20 जुलाई तक और उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह 24 अगस्त तक और वापस आए थे वीवी गिरी भारत के प्रेसिडेंट। तो 4 प्रेसिडेंट उस साल हुए थे। कुछ बड़े उतार चढ़ाव रहे थे प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेके। 1969 भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, मोनार्क एलिजाबेथ II, ऑस्ट्रेलियन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैसी और उसके बाद सर पॉल हैसलक। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे 1969 में जॉन गॉर्टन। उस साल दोस्तों अगर हम बातचीत करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका में एवरेज कॉस्ट अगर आपको नया घर लेना था तो $15,550 में आपको नया घर मिलता था। एवरेज इनकम अमेरिका में उस साल थी 8,550 और एवरेज मंथली रेंट 1969 में अमेरिका में $135 थे, $135। और एवरेज कॉस्ट अगर आपको नई कार लेनी थी तो $3,270 की एक कार मिलती थी। और टोयोटा कोरोना उस ज़माने में बड़ी फेमस कार थी, $1,950 में वो कार आपको मिलती थी। ये वो साल है दोस्तों, अगर हम हिंदी फिल्मों की बातचीत करते हैं तो लगभग 83 फिल्म्स उस साल बनी थी। और ज़्यादातर फिल्में जहां से मैं देखता हूं तो उस साल जो प्रोडक्शन हाउस आप कहिए या जो लिखने वाले हमारे राइटर्स थे या फिल्म मेकर्स थे, इस साल जितनी भी फिल्में बनी है बड़ा ध्यान दिया गया था रिश्तों पे, पारिवारिक जो लाइफस्टाइल होता है उस पे। अहमियत क्या होती है एक जॉइंट फैमिली की, भाई बहन का, माँ बाप का क्या प्यार होता है। वो फिल्में बड़ी मशहूर हुई थी। बॉक्स ऑफिस पे जो 10 सबसे बड़ी फिल्में बनी थी, आराधना शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना की फिल्म, जो कि अपने आप में इस फिल्म ने इतने रिकॉर्ड बनाए थे, इससे पहले किसी भी फिल्म ने इतने रिकॉर्ड नहीं बनाए थे। 100 दिन तक लगातार ये फिल्म हाउसफुल रही थी, उसके 4-4, 5-5 शो हुआ करते थे। दूसरे नंबर पर रही थी एक फूल दो माली, इसमें साधना, संजय खान, बलराज साहनी, मास्टर बॉबी ने काम किया था। तीसरे नंबर पर दो रास्ते, राजेश खन्ना मुमताज। चौथे नंबर पर बंधन, राजेश खन्ना मुमताज। पांचवें नंबर पर प्यार का मौसम, शशि कपूर, आशा पारेख। छठे नंबर पर जीने की राह, जितेंद्र और तनुजा। सातवें नंबर पर आया सावन झूमके, धर्मेंद्र, आशा पारेख। आठवें नंबर पर प्रिंस, शम्मी कपूर, वैजंती माला। नवें नंबर पर वारिस, जितेंद्र, हेमा मालिनी। और 10वें नंबर पर यकीन, धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। ज़्यादातर फिल्में उस साल जो बॉक्स ऑफिस पे रही थी, राजेश खन्ना की बहुत सारी फिल्में थी, जितेंद्र ने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया था, धर्मेंद्र साहब भी उस साल काफ़ी छाए रहे। और दोस्तों अगर आपका जन्म 1969 में हुआ है तो आपको उस साल की खूब सारी बढ़िया बढ़िया बातें मैं बताऊंगा और साथ में ये भी बताता हूं कि 1969 में कौन कौन से सेलिब्रिटी थे जिनका जन्म हुआ था। 7 जनवरी मंदाकिनी, 7 नवंबर नंदिता दास, 11 दिसंबर विश्वनाथन आनंद, ये चेस के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं। 13 सितंबर को शेन वॉन, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और एक बड़े कमाल के स्पिनर। 2 मई को ब्रायन लारा, ये एक बड़े कमाल के बल्लेबाज क्रिकेटर, कमाल का बॉलर और कमाल के बल्लेबाज दोनों ही उस साल उनका जन्म हुआ। 14 मई केट ब्लैंचेट, बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हॉलीवुड की। 30 जून को सनत जयसूर्या, ये भी जबरदस्त क्रिकेटर है। 24 जुलाई 1969
जेनिफर लोपेज, 25 ऑफ सितंबर 1969 कैथरीन ज़ेटा जोन्स। ये कुछ एक सेलिब्रिटी जिनका जन्म 1969 में हुआ, और अगर आपका जन्म 1969 में है तो दोस्तों उस साल की कुछ बढ़िया बढ़िया बातें, बढ़िया बढ़िया गाने, मेरे फेवरेट गाने आपको सुना। सहारा न हो, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मरने के बाद जन्नत की, अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में। प्यार के चांद से रात रोशन रहे, प्यार के चांद से रात रोशन रहे, फिर कोई आसमां पे सितारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। चमन के फूलों से ये कौन आया कि तुम सब हो सर झुकाए हुए, हो सर झुकाए हुए। सोच में फूल है हम अगर चल दिए, सोच में फूल है हम अगर चल दिए, फिर चमन में कभी ये नजारा न हो। हम तुम्हारे लिए, हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। 1969 की कहानी दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं, और चलिए जरा बातचीत करते हैं उस साल की सबसे बड़ी फिल्म की। अब कितनी बड़ी वो फिल्म उस साल रही है, कहते हैं कि इससे पहले कोई भी हिंदी फिल्म थिएटर में इतनी ज्यादा नहीं चली जितनी उस साल चली थी आराधना। लगातार 100 दिन तक ये इसके 4 शो होते थे दिन के, और ये धड़ल्ले से बॉक्स ऑफिस पे हाउसफुल इस फिल्म के शो चले।
और यही नहीं बल्कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग भारत का बहुत सारा एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हमारे साउथ इंडिया में, ये 3 साल तक लगातार थिएटर में फिल्म चलती रही और भारत में अलग अलग हिस्सों में प्लेटिनम जुबली ये फिल्म रही। राजेश खन्ना इस फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। अच्छा, इस फिल्म का बड़ा मजेदार किस्सा है, काफी सारी चीजें इस फिल्म से जुड़ी हुई है। सचिन भौमिक ने इस फिल्म को लिखा था और ये फिल्म एक्चुअल में 1946 की एक फिल्म है। फिल्म का नाम है टू ईच हिज ओन और इसी फिल्म पर ये फिल्म की कहानी बनी थी। और हुआ ये कि सब कुछ डिसाइड हो गया कि चलिए हम कल से हमने आपको शूटिंग करनी है। उस ज़माने में ये हुआ करता था, जो आपस में कोई डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस के दोस्त हुआ करते थे तो फिल्म रिलीज़ होने से पहले वो अपने यारों दोस्तों को बुलाते थे कि आओ यारों, मैंने ये फिल्म बनाई है और ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तो हुआ ये कि उनके एक जो करीबी दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई आप आइए, सुरेंद्र कपूर उनका नाम है। तो शक्ति सामंत जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे उन्हें बुलाया कि मैंने एक फिल्म बनाई है, एक श्रीमान एक श्रीमती। शशि कपूर उस फिल्म में काम कर रहे थे, 1969 की ही फिल्म थी और ये फिल्म रिलीज होने से पहले मैं चाहता हूँ आप आइए, देखिए, अपने जो भी फीडबैक है देनी चाहे तो आप आइएगा। अच्छा, फिल्म दिखाई गई। उस फिल्म को भी सचिन भौमिक ने ही लिखा था और हुआ ये कि जब उस फिल्म को देखा गया, उस फिल्म का जो अंत था, जो एंडिंग थी, वो शक्ति सामंत को लगा कि यार ये तो मेरी फिल्म आराधना जैसी ही है। और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी एक फिल्म बन चुकी है और ये रिलीज होने वाली है। हुआ ये कि गुलशन नंदा और मधुसूदन, ये भी दो बड़े अच्छे दोस्त इनके हुआ करते थे। गुलशन नंदा बड़े कमाल के एक राइटर है, तो ये उनके ऑफिस में आए और जब पता चला कि ये अब आराधना फिल्म नहीं बन रही है तो गुलशन नंदा ने एक चीज सजेस्ट की उनको। आए थे वो अपनी एक कहानी लेके उनके पास, लेकिन जब पता चला कि ये फिल्म बना ही नहीं रहे हैं तो इन्होंने उनको कहा कि आप क्यों उसमें बदलाव कीजिएगा, इसमें डबल रोल आप डाल दे, पिता और बेटे का। और ओरिजिनल इस फिल्म में जो फिल्म का हीरो है वो फर्स्ट हाफ में उनकी डेथ हो जाती है, सेकंड हाफ में दूसरा हीरो आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो बदलाव करते हैं और एक ही एक्टर को 2 बार इस फिल्म में वो इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसी शाम गुलशन नंदा ने उनको एक और कहानी सुनाई कि एक्चुअल में मैं तो आपके पास ये कहानी लेके आया हूँ और उसी के बारे में मैंने आपके साथ जिक्र करना था। और वो कहानी थी फिल्म कटी पतंग की। खैर, कहते हैं उस दिन उन्होंने पहला आधा दिन जो था वो बिताया उस फिल्म को थोड़ा अपडेट करने में और उसके बाद उन्होंने कटी पतंग की बात की थी, जो बाद में बहुत बड़ी फिल्म बनी थी। अच्छा, इस फिल्म में एक और बड़ा मजेदार किस्सा है कि इस फिल्म में एक और जो बाद में बहुत बड़े डायरेक्टर बने हैं, वो डायरेक्टर एक्चुअल में इस फिल्म में उन्होंने काम किया था, जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। उनका नाम है सुभाष घाई। और बड़ा मज़ेदार किस्सा ये हुआ था कि सुभाष घाई बड़े स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उनको काम नहीं मिल रहा। शक्ति सामंत ने जब कहा कि देखिए मेरे पास ये छोटा सा रोल है, आप करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी हाँ करूँगा। और उन्होंने कहा कि आपको ये जो है गाड़ी ड्राइव करके ले जानी है और शर्मिला टैगोर इसमें बैठ के आपको उनको घर ले जाना है। अब सुभाष घाई को ड्राइविंग नहीं आती थी, लेकिन वो डर गए कि यार अगर मैंने मना किया तो फिर मेरे को रोल नहीं मिलेगा, और उन्होंने वो ड्राइव किया। अब ड्राइव करने नहीं आती थी, जाके उन्होंने गाड़ी ठोक दी कहीं सामने, तो बाद में पता चला कि एक्चुअल में उनको ड्राइव नहीं आती है। और बाद में सुभाष घाई में फिल्म हीरो में ऐसा ही एक रोल था और वहाँ पे जैकी श्रॉफ को जब कहा कि ड्राइव करने का जो सीन था, लेकिन उससे पहले उनको अपनी बात याद आ गई, तो उन्होंने जैकी श्रॉफ से पूछा कि तुमको ड्राइव आती है? जैकी ने कहा हाँ मुझे ड्राइव आती है। खैर, ये एक किस्सा है उस ज़माने का। और एक और इस फिल्म से जुड़ी कहानी है शर्मिला टैगोर की। शर्मिला टैगोर जो है वो शादी के बाद उनको पहली बार इस फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। उनकी शादी मंसूर अली खान पटौदी से हो चुकी थी और शादी के बाद उन्होंने ये फिल्म की थी। यही नहीं बल्कि बहुत सारी फिल्में की थी। और इस फिल्म के लिए जब शर्मिला टैगोर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर अवार्ड, जब वो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे गई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, उनके पेट में सैफ अली खान थे। तो काफ़ी मज़ेदार दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी कहानियां हैं। संगीत उसका बड़ा ही मशहूर हुआ और एस डी बर्मन साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया था। और यही नहीं बल्कि इस फिल्म के गानों ने किशोर कुमार को एक बार फिर से एक तरीके से अपनी सेकेंड इनिंग की शुरुआत की थी। और उसके बाद दोस्तों किशोर कुमार साहब आने वाले 20-25 साल तक उन्होंने राज किया। और जहाँ तक राजेश खन्ना का सवाल है, इस फिल्म के बाद इन्होंने लगातार 17 बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म दी है, जिसमें 15 उनकी सोलो फिल्म थी। तो 1969 से लेके 1971 तक राजेश खन्ना की 17 ऐसी फिल्में थी जो एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट फिल्में रही। ऐसा ना किसी एक्टर ने इससे पहले किया और शायद ऐसा कोई एक्टर
अब कर नहीं पाएगा। कहानी इस फिल्म की बड़ी सिंपल सी कहानी थी और एक तरीके से पारिवारिक कहानी है। जिस तरीके से समाज में कभी कभी हमारे कुछ ऐसे बंधन बन जाते हैं, उन बंधनों को निखारती हुई कहानी है कि क्यों हम ऐसा करते हैं समाज में और क्या से क्या जीवन हो जाता है। एक एयरफोर्स का एक नौजवान है और उसकी मुलाकात होती है, प्यार मोहब्बत होता है और जैसे कि अक्सर होता है प्यार मोहब्बत होता है, एक रात कहीं पे ये लोग चले जाते हैं जहाँ पे इनको रात बितानी पड़ती है और बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे तूफान आता है और वहाँ पे एक गाना, बड़ा मशहूर गाना है, रूप तेरा मस्ताना। लगभग 3.5 मिनट का ये गाना है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा कि एक ही सीक्वेंस में ये गाना रिकॉर्ड किया गया था। कहते हैं कि कैमरा ऑन हुआ, गाना चला और एक्टर एक्टिंग करते रहते हैं, कैमरा घूमता रहता है, उसमें कोई भी कट नहीं था। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और वहीं पे ये दोनों आपस में मिलते हैं। उसके बाद कहानी ये होती है कि इनका एक्सीडेंट हो जाता है, इनका देहांत हो जाता है, ये प्रेग्नेंट होती है, इनकी भी शादी नहीं होती है। समाज में इतना बड़ा वाव हो जाता है कि ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। अल्टीमेटली इनको बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बेटे को कहीं और देना पड़ता है, फिर मर्डर होता है, इनको जेल जाना पड़ता है। जेल से वापस आती है तो इनका बेटा जो है वो बड़ा हो जाता है, वही राजेश खन्ना बनता है। उनके आसपास ये कहानी घूमती फिरती है और अल्टीमेटली बाद में ये मिल जाते हैं। तो फिल्म की कहानी लोगों को बड़ी पसंद आई, लेकिन इस फिल्म का संगीत और इस फिल्म का एक्टर लोगों के जहन में ऐसा भाया और गीत बड़े मशहूर हुए। ऐसा ही एक मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट गाना फिल्म आराधना से। कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा।
1969 की कहानी दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं और 1969 का जब कभी भी जिक्र होगा तो उस साल इंसानी हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है, मील का पत्थर है। पहली बार इंसान उस साल चंद्रमा पे पहुंचे थे। मून लैंडिंग के लिए 1969 याद किया जाता है। अमेरिका का, यूएस का अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुली नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन के साथ चंद्रमा पे उतरा था। ये 1961 में अमेरिका के 25th प्रेसिडेंट कैनेडी ने अपनी कांग्रेस के साथ मिलजुल के ये डिसाइड किया था कि हम 60 दशक के खत्म होने से पहले पहले चंद्रमा पे चाहते हैं कि इंसान पहुंचे और वहां पे क्या कुछ है उसके बारे में जानकारी ले। 61 में ये डिसीजन लिया गया था और 69 में ये कारनामा हुआ भी। 1969 16th ऑफ जुलाई अपोलो 11 ये कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और इसमें एक मिला जुला मिशन था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये कमांडर थे, माइकल कॉलिन ये कमांड मॉड्यूल के पायलट थे। इसमें एक मॉड्यूल था और दूसरा जो लूनर जिससे अलग होकर चंद्रमा पे जाना था उसके पायलट थे एडविन बज एल्ड्रिन। तो 3 लोगों की ये टीम थी जो मिलजुल के चली थी और 20 जुलाई को ये लूनर मॉड्यूल से ईगल इनके जहाज का नाम था, ये अलग हुआ कोलंबिया से और 20 जुलाई को चंद्रमा पे लैंड किया। 21 ऑफ जुलाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे इंसान बने थे जिन्होंने ईगल जो उनके जहाज का नाम था वहां से बाहर कदम निकाला और एक बड़ा फेमस शब्द या यूं कहिए सेंटेंस उन्होंने कहा था, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। और एक ये अनुमान है कि लगभग 1 बिलियन उस साल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 3.9 बिलियन, तो लगभग 33% यूं कहिए दुनिया के लोगों ने या तो इस पर्टिकुलर चीज को टेलीविजन पे सुना था या फिर रेडियो पे इसका ब्रॉडकास्ट सुना था। 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों ने दुनिया भर में इस कारनामे को होते देखा था या फिर सुना था। तो अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक ये मोमेंट रहा है। और उस साल बॉक्स ऑफिस पे हिंदी फिल्मों की अगर हम बातचीत करते हैं तो दूसरी जो सबसे बड़ी फिल्म बनी थी उस फिल्म का नाम है दोस्तों एक फूल दो माली। देवेंद्र गोयल ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस फिल्म की स्टार कास्ट संजय खान, बलराज साहनी और साधना, और साथ में बॉबी, एक चाइल्ड का रोल इन्होंने किया था। इनका नाम भी बॉबी ही था। फिल्म की कहानी एक पारिवारिक कहानी थी और लगभग कहानी की शुरुआत में ही एक लड़का और लड़की है जो आपस में प्यार करते हैं। अब उनकी शादी होने वाली होती है। लड़का कहीं माउंटेनियरिंग में चला जाता है, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे एवलांच आता है और खबर ये पहुँचती है कि उनका देहांत वहाँ पे हो गया है। इधर से लड़की जो अब प्रेग्नेंट है और कहानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक और इस फिल्म में एक्टर है कैलाश, उनका नाम है बलराज साहनी। जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ है तो वो उस लड़की से शादी कर लेते हैं और उनके घर पे बच्चा पैदा होता है। कुछ समय बाद समाचार ये आता है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्चुअल में एक्सीडेंट में वो लड़का सरवाइव कर गया जो उनका पहला प्रेमी था और वो वापस आता है। और किस तरीके से ये एक फूल है और 2 माली है, तो 2 उनके, एक लड़के को तो बच्चे को तो पता नहीं कि उनका, वो तो वही समझता है कि उनका पिता वो है जिनसे उनकी माता ने शादी की है, लेकिन एक्चुअली उनके पिता कोई और है। और इसी ये कश्मकश में ये कहानी आगे चलती है। अल्टीमेटली जो कुछ लास्ट में होता है तो इनके जो जिनसे शादी इन्होंने की थी, रिलेशनशिप तो कोई था नहीं, सिर्फ इसलिए समाज के लिए शादी की होती है और उनका देहांत हो जाता है। बाद में ये अपने असली माँ बाप से आके मिलते हैं। तो बड़ा इमोशनली ये फिल्म बनी थी, बड़े इमोशनल इस फिल्म के गाने थे। एक गाना तो बड़ा ही मशहूर हुआ था, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन, और वहीं पे उनन्ने से फरिश्ते, मेरा तुझसे कैसा नाता। एक और गाना औलाद वालो फूलो फलो, बड़े मशहूर इस फिल्म के गाने हुए थे। संगीत दिया था रवि ने, प्रेम धवन ने और इंद्रजीत सिंह तुलसी ने इस फिल्म के गाने लिखे थे। लेकिन जो गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, ये एक और उस साल की बहुत ही कमाल की फिल्म थी। राजेश खन्ना की ही ये फिल्म बनी थी। हालांकि ये फिल्म 1969 में इनिशियली रिलीज हुई थी और 1970 में दोबारा से इस फिल्म को रिलीज किया गया था। फिल्म का नाम है दोस्तों खामोशी। बहुत ही कमाल की फिल्म और हेमंत कुमार का संगीत, उन्हीं की आवाज। एक और मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट गाना।
चुन रही है रात बेकरार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से दिल बहल तो जाएगा इस ख्याल से हाल मिल गया तुम्हारा अपने हाल से रात ये करार की बेकरार है तुम्हारा इंतजार है हेमंत कुमार साहब का संगीत है, हेमंत कुमार की आवाज, और इस गीत को लिखा है गुलजार ने। गुलजार साहब के बहुत ही कमाल के उस साल कुछ गीत मशहूर हुए थे, और ये जो गाना है इस फिल्म में फिल्माया गया है धर्मेंद्र पर। ये उस साल के एक बहुत बड़े एक्टर थे, लेकिन इस फिल्म के अंदर एक बहुत ही अहम उनका किरदार था, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था। इस गीत के अंदर ये गाना पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है, लेकिन उनका सिर्फ पीठ दिखाई गई थी, और जो कुछ उन्हें दिखाते वो अंधेरे में दिखाते हैं। ये फिल्म एक्चुअल में ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी। एक बहुत बोल्ड डिसीजन उस साल इस फिल्म के मेकर असित सेन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। ये एक बहुत ही बड़े बंगाली और हिंदी फिल्मों के जाने माने फिल्म मेकर रहे हैं। वैसे असित सेन एक एक्टर भी है, वो अलग है, ये असित सेन अलग है। ये जो फिल्म थी खामोशी, ये उन्हीं की एक बंगाली फिल्म है, उसका रीमेक था, और उस बंगाली फिल्म में इन्होंने भी एक किरदार निभाया था जो किसी को पता ही नहीं चला कई सालों तक। वो इस फिल्म में जो धर्मेंद्र ने भूमिका निभाई थी, असित सेन ने अपनी ओरिजिनल बंगाली फिल्म में वो भूमिका निभाई थी, लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि ये असित सेन है। और ये फिल्म पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म बनी थी। बहुत ही कमाल की फिल्म है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा। ये हमारी जो हमारी साइकोलॉजी होती है उसको ये दर्शाती है। एक नर्स की ये कहानी है, जिसे डॉक्टर बड़ा कहते हैं कि बहुत अच्छी वो नर्स है, बड़ा दिल लगा के वो काम करती है, और होता ये है कि वो अपने आप को इस हद तक ले जाती है। इस फिल्म में एक धर्मेंद्र जो है वो इनिशियल हालांकि दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन फिल्म के साथ साथ कहानी चलती है कि वहाँ पे वो एक तरीके से मरीज़ के रूप में आते हैं, और जिस तरीके से वो टूटे हुए आशिक होते हैं तो ये एक्ट करती हैं कि उनसे वो प्यार करती हैं, एक तरीके से उन्हें वो वापस लेके आती है, लेकिन एक्चुअली इनको उनसे मोहब्बत हो जाती है। और होता ये है कि ऐसा ही एक और जिसका दिल टूटा है और वो किसी और ही दुनिया में चले गए हैं, राजेश खन्ना, वो एक मरीज़ के रूप में वहाँ पे आते हैं, और इनके जो बॉस होते हैं इन्हें दोबारा से कहते हैं कि आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि ये बंदा ठीक हो जाए। अब ये वहाँ पे एक्टिंग भी करती है, मोहब्बत भी दोबारा से होती है, पिछली ज़िंदगी में भी चली जाती है, एंड अल्टीमेटली कहानी आखिर में जाके पहुँचती है कि खुद मरीज़ हो जाती है और उसी वार्ड में आती है। कहते हैं इस फिल्म के आखिर में राजेश खन्ना कि मैं इंतज़ार करूँगा जब ये ठीक हो जाएंगी। तो बहुत ही कमाल की ये फिल्म बनी थी, बड़ी कमाल
इस फिल्म के गाने हैं और दिल को छूने वाली फिल्म है दोस्तों। 1969 दोस्तों, अगर भारत की हम बातचीत करते हैं तो गुजरात रॉयट्स के लिए भी जाना जाता है। बड़े ज़बरदस्त उस साल गुजरात में दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम के। कहते हैं इससे पहले इतने बड़े दंगे कभी नहीं हुए, या यूं कहिए कि भारत की जो पार्टीशन के समय के बाद एक ऐसा ही दौर 1969 में भी हुआ था। उस साल भारतीय सरकार ने न्यूक्लियर वेपन, ये पहली बार भारत ने इसका परीक्षण किया था और कहीं यूएसएसआर में जाके, और भारत छठा ऐसा देश बना था दुनिया में जिसके पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले वेपन हुए थे। और वहीं पे 1969 में कांग्रेस दो अलग अलग हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा इंदिरा गांधी के पास था और दूसरा हिस्सा मोरारजी देसाई के पास था। तो पॉलिटिकल लेवल पे थोड़ा मतभेद होते रहते उस साल हुए थे। और उस साल भारत में जो भारतीय सरकार थी वो कर्जे में बहुत ज़्यादा डूब गई थी। 1969 इसलिए भी याद किया जाता है, अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स की या इंडियन इकॉनमी की बातचीत करते हैं तो ऑलमोस्ट उस साल कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सरकार का। इस वजह से भारत के 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था इंदिरा गांधी ने। और 1969 में पहली बार भारत में राजधानी एक्सप्रेस भी चली थी। 1969 की कहानी और उस साल का एक और बहुत ही कमाल का गाना, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, किशोर कुमार साहब की आवाज, तुम बिन जाऊं कहां। तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 रह भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा। आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन कितनी अकेली सी पहले थी यही दुनिया, तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया। दिल को मिली जो तुम्हारी लगन, दिए जल गए मेरी आह से। तुम बिन जाऊं कहां, तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन 1969 की कहानी है दोस्तों। मैं बड़े अपने पर्सनल फेवरेट उस साल के जो गाने हैं वो आपको सुना रहा हूं। और अगर हम इंटरनेशनल संगीत की बातचीत करते हैं तो कहते हैं उस साल एक बहुत बड़ा लाइव म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था
न्यूयॉर्क में, जिसे वुडस्टॉक म्यूजिक फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। एक ये अनुमान है कि लगभग 400,000 से भी ज़्यादा रॉक एंड रोल के फैंस ने इस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड किया था। और वहीं पे उसी साल यूनाइटेड किंगडम में बीटल्स ने अपनी आखिरी एल्बम एबी रोड मिलजुल के, ये उनका आखिरी एल्बम था जो उन्होंने रिकॉर्ड किया। 1969 में दोस्तों अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बातचीत करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में उस साल कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। एक तो 19 जून को ऑस्ट्रेलियन सरकार ने ये डिसाइड किया था कि बाय 1972 जो मेल और फीमेल अगर वो एक ही पोजीशन पे काम करते हैं तो उन्हें इक्वल पे मिलना चाहिए। अदरवाइज ऐसा होता था कि अगर क्लर्क मेल है फीमेल है तो मेल की तनख्वाह ज़्यादा होती थी, फीमेल की कम होती थी। अब बैंक टेलर अगर मेल है तो उसकी तनख्वाह ज़्यादा होती थी, फीमेल की कम होती थी। और सारे जो 8 घंटा काम करते थे सभी उतना काम करते थे। लेकिन 1969 में ये डिसीजन लिया गया था कि बाय 1972 हम ये चाहेंगे कि इक्वल काम करने पे रिगार्डलेस आप मेल है या फीमेल है आपको इक्वल पे मिलेगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। उसी साल दोस्तों इंडियन पैसिफिक रेल लाइन सिडनी और पर्थ के बीच में चली थी। और उससे पहले ये हुआ करता था कि हमारे स्टेट में अलग अलग डिफरेंट गेज होते थे, जो जिस पे पटरी होती थी, पटरी का वो साइज़ अलग अलग होता था। तो यहाँ से अगर विक्टोरिया आप तक न्यू साउथ वेल्स के बॉर्डर तक एक ट्रेन चलती थी, विक्टोरिया आपने जाना था तो आपको दूसरी ट्रेन बदलनी पड़ती थी। फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता था, आपको तीसरी ट्रेन बदलनी पड़ती थी। तो अल्टीमेटली आई थिंक आज तो पूरे ऑस्ट्रेलिया भर में एक ही गेज है तो ट्रेन सारे में भागती फिरती है। लेकिन ये पहली बार हुआ था 29 नवंबर जब इंडियन पैसिफिक रेल के लिए ये सारा एक स्टैंडर्ड गेज कंप्लीट हुआ था। और उसी साल क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन ट्रामवे ये सर्विसेज वहाँ पे ख़त्म की गई थी। 84 ईयर्स तक, 84 साल तक ये सर्विसेज चली थी। 1969 में ही एक बहुत बड़ा नॉवल जो आज भी याद किया जाता है, उस नॉवल का नाम है द गॉडफादर। मारियो पुजो ने उस नॉवल को लिखा था। ये पहली बार पब्लिश हुआ था। और उसी साल दोस्तों BBC 1 और ITV यूके में ये दो बहुत बड़े टेलीविज़न चैनल होते थे, इन्होंने रेगुलर कलर टेलीविज़न शुरू किया था। इससे पहले वो सर्टन बीच बीच में कुछ एक प्रोग्राम आया करते थे, लेकिन उस साल कुल मिला के एक रेगुलर जो लगातार कलर टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी वो 15 नवंबर 1969 से उसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा दोस्तों, उस साल की जो तीसरी सबसे बड़ी फिल्म थी, कुछ एक फिल्मों का जिक्र मैंने किया है, एक और फिल्म का जिक्र ज़रूर आपके साथ मैं करना चाहूँगा। उस फिल्म का नाम था दो रास्ते। राजेश खन्ना, मुमताज़, बल्ला सानी, प्रेम चोपड़ा और बिंदु की ये फिल्म थी। और कुल मिला के ये फिल्म भी एक परिवार की कहानी थी, जॉइंट फैमिली की कहानी थी। और इस फिल्म के ज़रिए एक वैम्प के रूप में बिंदु भी आई थी। पहले वो इस फिल्म से थोड़ा कतरा रही थी, इस फिल्म में काम करने से, लेकिन जब कहानी सुनी और वो बड़ी मशहूर वैम्प उसके बाद बनी थी। कहते हैं कि बहुत सारे जो फिल्म राइटर थे वो कहते थे बिंदु के लिए ज़रा एक सीन या इस स्क्रिप्ट के अंदर एक किरदार बनाए, हमको इस फिल्म में बिंदु को लेना है। ये फिल्म दो भाइयों की कहानी थी। छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़े भाई की शादी होती है। 3 भाइयों की कहानी थी एक्चुअल में। और तीसरे भाई की जो वाइफ होती है, प्रेम चोपड़ा की वाइफ बिंदु, वो अलग रहना चाहती थी, उन्हें जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं है। तो बड़ा उतार चढ़ाव इस फिल्म में होता है और अल्टीमेटली कहानी बताती है कि जॉइंट फैमिली में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। तो ये फिल्म बड़ी मशहूर हुई थी बॉक्स ऑफिस पे। इस फिल्म के गाने बहुत ही मशहूर हुए थे। कहते हैं इस फिल्म में राजेश खन्ना बिना शेव किए हुए काफ़ी बार फिल्मी पर्दे पे दिखे थे। और कहानी सारी ये थी कि एक्चुअल में एक और ये फिल्म उस साल कर रहे थे। फिल्म का नाम था इत्तेफाक, और उस साथ साथ दोनों की शूटिंग चल रही थी। तो उस फिल्म के लिए इनको दाढ़ी बढ़ानी थी। अब वो नकली दाढ़ी बढ़ाने वाला भी सीन उस ज़माने में नहीं हुआ करता था। ओरिजिनल थोड़े लोग बाग कोशिश ये करते थे ओरिजिनल ही रहे। तो इत्तेफाक के लिए इनका जो गेटअप था वो आपको फिल्म दो रास्ते में भी कुछ एक सीन्स में देखने को मिलेगा। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है राजेश खन्ना को लेके कि वो उनका क्रेज़ कितना ज़्यादा था, बहुत वो खूबसूरत थे। मौसमी चटर्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इन्होंने पहली बार जब राजेश खन्ना को फिल्म खामोशी के सेट पे देखा था तो वो देखती रह गई थी। उनका कहना था कि मैंने इतना हैंडसम और इतना चार्मिंग फेस अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये मौसमी चटर्जी का मानना था। और राजेश खन्ना के इतने ज़्यादा फ़ैन बने थे, स्पेशली महिलाएं, लड़कियां, इनकी तस्वीर को लेके। वो लोग बाग अपने बटुए के अंदर अपने बच्चों की, अपने प्रेमी की तस्वीर रखते हैं, लेकिन राजेश खन्ना की तस्वीर उस ज़माने में बहुत सारी लड़कियां अपने पर्स में लेके चलती थी। मुमताज़ इस फिल्म में इससे पहले वो
ये वो ज़माना था जब ए ग्रेड बी ग्रेड, अभी भी है खैर ज़माना, तो जो बी ग्रेड में ये बड़ा इन्होंने काम थाम किया था, तो ए ग्रेड में इनको कोई फिल्में नहीं मिल रही थी। कहते इस फिल्म में इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार जिन्होंने निभाया था वो मिला था, और ये फिल्म बड़ी मशहूर हुई, लोगों ने इस फिल्म को बड़ा पसंद किया, इस फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा चले थे। और ऐसा ही इस फिल्म का एक बड़ा मेरा पर्सनल फेवरेट गाना दोस्तों आपके लिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अम्बुआ की डाली पे गाए मतवाली, कोयलिया काली निराली। अम्बुआ की डाली पे गाए मतवाली, कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ मतलब होगा, बादल छाने का कोई सबब होगा। रिम झिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। रिम झिम छाए घटाए, ओए क्या बात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। छोड़ न भैया पढ़ूं तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। छोड़ न भैया पढ़ूं तेरे पैया, तारू के छैया में सैया। एक वो दिन था मिला थी न थी तू अखियां। एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां।
आनंद बख्शी साहब का लिखा गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म का नाम दोस्तों दो रास्ते। 1969 में अमेरिका ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा एम्बिशियस फिल्म का प्रोजेक्ट था ब्लू बुक, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म किया था। 50 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। 1952 में एक्चुअल में ये बहुत सारी यूएफओ साइटिंग हुई थी। चारों तरफ से समाचार आते थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एलियन जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा ज़बरदस्त थ्रेट है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स ने ये एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी कि क्या यूएफओ है। लेकिन 17 दिसंबर 1969 को उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था कि ये जो यूएफओ से जुड़ी चीज़ें हैं, तो बड़ा उन्होंने उनका जो कुछ भी था, कुछ तो वातावरण से जुड़ी शायद कुछ चीज़ें हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कोई इवेंट्स होते हैं, कुछ मैन मेड इवेंट है, और यूएफओ एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो भी एलियंस की जो डर है, जो खतरा है, वो मानव के लिए नहीं है। तो ये बड़ा लंबा प्रोजेक्ट जो था वो 1969 में, इसे ब्लू बुक प्रोजेक्ट कहते हैं, वो ख़त्म किया गया था। 1969 में दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे जिन फिल्मों ने बहुत ज़्यादा कमाल किया वो फिल्में मैंने आपको बताई, लेकिन जो अवार्ड जिन फिल्मों को या एक्टर्स को मिले थे, आइए ज़रा एक नज़र उस पर भी दौड़ाते हैं। उस साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था अशोक कुमार को। फिल्म का नाम था आशीर्वाद। आशीर्वाद जो इनिशियली रिलीज़ हुई थी 1968 में, लेकिन 69 तक ये फिल्म चलती रही थी और इसलिए अवार्ड में इस फिल्म को शामिल किया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला शर्मिला टैगोर को। फिल्म का नाम आराधना। 1969 बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था शक्ति सामंत को। फिल्म का नाम आराधना। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था यश चोपड़ा को। फिल्म का नाम था इत्तफाक। और इन सारी फिल्मों में राजेश खन्ना काम कर रहे थे, एक्सेप्ट अशोक कुमार जो कि आशीर्वाद के हीरो थे, और राजेश खन्ना को अवार्ड नहीं मिला था उस साल। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल अवार्ड मिला था प्राण को। फिल्म का नाम था आंसू बन गए फूल। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल तनुजा। फिल्म का नाम था पैसा या प्यार। और वहीं पे बेस्ट कॉमिक रोल के लिए महमूद साहब को अवार्ड दिया गया था। फिल्म का नाम था वरदान। बेस्ट संगीतकार का अवार्ड मिला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। फिल्म का नाम था जीने की राह। बेस्ट लिरिसिस्ट नीरज। गाना उन्होंने लिखा था चंदा और बिजली फिल्म का नाम, और गाना था काल का पहिया। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल किशोर कुमार। फिल्म आराधना। रूप तेरा मस्ताना। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल लता मंगेशकर। जीने की राह, और गाना था आप मुझे अच्छे लगने लगे। दोस्तों लता जी का ही गाया एक गाना जो मेरा बड़ा फेवरेट गाना है। अवार्ड इस गीत को नहीं मिला था, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कुछ एक गीत ऐसे होते हैं जो अवार्ड से बहुत आगे होते हैं। इस गीत को लिखा था गुलजार साहब ने। हेमंत कुमार का संगीत है। फिल्म का नाम है खामोशी। और दोस्तों गाना है हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू। और ये गाना मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ क्योंकि स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक अब मेरा यहाँ से जाने का समय हुआ जा रहा है। तो आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वादे के साथ कि बड़ा जल्दी फिर किसी दिन किसी शो में कोई एक और कहानी आपके लिए लेके आऊँगा। तो सुनिए आप इस गाने को, और इजाज़त लूँगा आपसे। नमस्कार। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू।
सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस